नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सामने मोदी हमारे चलेंगे। सबसे पहले सबसे खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से संविधान बदलने की बातें कही जा रही है और इस बीच क्या देश के अंदर वाकई चुनाव नहीं होंगे, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दोस्तों बताएंगे आपको, बिना चुनाव के जीत गया भारतीय जनता पार्टी का सांसद, बताएंगे कहां से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है और विपक्ष की ओर से इस पूरे मामले को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी गई है। दोस्तों इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी ने 17 मामले चुनाव आयोग में दर्ज कराए हैं। नरेंद्र मोदी के बयान के खिलाफ भी चुनाव आयोग को जगाने का प्रयास किया गया है। साथ साथ दोस्तों 2 करोड़ रुपए ले जा रहे भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं पर एफआईआर चुनाव आयोग ने दर्ज करी है। साथ साथ आपको बताएंगे क्या बीएसएफ के द्वारा भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया जा रहा है। ममता बनर्जी की ओर से कई सारे गंभीर आरोप लगाते हुए कई बड़े दावे किए गए हैं। दोस्तों साथ साथ आपको बताएंगे प्रियंका गांधी ने अमित शाह को लेकर एक ऐसा दावा किया है जिससे बीजेपी के लोग बुरी तरीके से बैकफुट पर हैं। बताएंगे आपको अमित शाह की ओर से कोई जवाब सामने नहीं आया, लेकिन गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दोस्तों एक एक करके चलेंगे लोकसभा चुनाव से जुड़ी फटाफट सारी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि पहले चरण में पड़े वोटिंग के बाद से बीजेपी के लोग बुरी तरीके से बौखला गए हैं दोस्तों, और प्रधानमंत्री मोदी का बयान बौखलाहट से भरा बयान था और बिना चुनाव के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का जीतना काफी गंभीर मामला है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का खाता खुल गया है। दोस्तों सूरत के कैंडिडेट मुकेश दलाल निर्विरोध चुने गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट मुकेश दलाल ने चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया था। कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट ने भी यहां से नॉमिनेशन भर दिया था दोस्तों, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट का पर्चा रद्द हो गया। इसके बाद जो 8 अलग से उम्मीदवार मैदान में उतरे थे, यानी कुल मिलाकर 10 उम्मीदवार मैदान में थे, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस पार्टी का एक उम्मीदवार और बाकी 8 अन्य उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हुए थे। चुनाव लड़ने के लिए 8 ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया है दोस्तों, और भारतीय जनता पार्टी के नेता को निर्विरोध जीत घोषित कर दिया गया है। क्रोनोलॉजी को समझाते हुए विपक्ष की ओर से कहा गया कि सूरत में पहले कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द किया गया, फिर सूरत से कांग्रेस के एक अन्य वैकल्पिक उम्मीदवार का नामांकन खारिज किया गया। इसके बाद बीजेपी के प्रत्याशी को छोड़कर बाकी सभी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। ऐसे में सूरत लोकसभा सीट से बीजेपी का प्रत्याशी मुकेश दलाल को निर्विरोध जीत घोषित कर दिया गया है। दोस्तों ये मैच फिक्सिंग है जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, क्योंकि वह बुरी तरीके से डरे हुए हैं। ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है जिसे नरेंद्र मोदी खत्म करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने इसमें प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तानाशाह की असली सूरत एक बार फिर देश के सामने आ गई है, यानी सूरत के कांड को उन्होंने सूरत शब्द से इंडिकेट करते हुए निशाना साधते हुए कहा कि जनता से अपना नेता चुनने का अधिकार छीन लेना बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को खत्म करने की तरफ बढ़ाया गया एक और कदम है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि ये सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं, ये देश को बचाने का चुनाव है, संविधान की रक्षा का चुनाव है। देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति ने पहले ही कहा था कि भारत के अंदर अगर दोबारा से नरेंद्र मोदी चुनकर आते हैं तो कभी भारत में इलेक्शन नहीं होगा। कई और लोगों ने पहले ही सचेत किया था और इसके बाद इस तरीके की खबर सामने आना कि सूरत के अंदर चुनाव ही नहीं हुए, निर्विरोध बीजेपी का नेता चुन लिया गया है। दोस्तों 8 लोगों ने अपने नामांकन भी वापस ले लिए हैं। ये कोई सहयोग नहीं है, बल्कि एक किया गया सोची समझी साजिश के तहत किया गया एक प्रयोग है। तो अपनी राय जरूर लिखा बताएगा, आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखिएगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के कई सारे बड़े नेताओं ने मिलकर चुनाव आयोग में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 17 शिकायतें दर्ज कराई है। चुनाव के नियमों का उल्लंघन करने को लेकर शिकायतें दर्ज कराई गई है। पहला यह कि देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान में जिस तरह एक समुदाय के लिए भद्दा वक्तव्य दिया है वह चुनाव आयोग का उल्लंघन है। चुनाव आयोग को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस बयान से देश के संविधान प्रधानमंत्री के पद चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर बड़े सवाल खड़े हुए हैं। दूसरा यह कि बीजेपी सरकार ने गुजरात समेत कई जगह पर सत्ताधारी पार्टी की तस्वीरें लगाई है जो सिर्फ धर्म की बात करती है। सूरत में चुनाव के एक दिन पहले कांग्रेस पार्टी के साथ 4 प्रस्तावक बोलते हैं कि वो हस्ताक्षर मेरे नहीं है, इसके बाद वो लापता हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात, जितने भी बीजेपी के विपक्ष के नेता हैं सब नामांकन वापस ले लेते हैं। ऐसे में सूरत के चुनाव को स्थगित करना चाहिए। फिर सवाल उठाया गया कि न्यूज 18 चैनल में अमीश देवगन का एक प्रोग्राम भद्दा होने के साथ साथ आपसी वैमनस्य, गैर कानूनी और धर्म पंथ निरपेक्षता के विरुद्ध है, जिस पर प्रतिबंध लगना आवश्यक है। 5वां सवाल खड़ा करते हुए कहा गया कि माननीय राहुल गांधी जी कर्नाटक के उस क्षेत्र में कैंपेन करेंगे जिसमें चुनाव नहीं हुआ है। ऐसे में हमने आयोग से अनुमति मांगी है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बयान में मंगलसूत्र का जिक्र करते हैं। प्रधानमंत्री ने भारतीय संविधान की अस्मिता पर आघात किया है। संविधान कहता है कि धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान के मूल ढांचे का अभिन्न अंग है। अब आयोग की जिम्मेदारी है कि कार्रवाई करे। देश की गरिमा से जुड़ा हुआ सवाल है। बता दें कि नरेंद्र मोदी ने रविवार को राजस्थान की एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुसलमान मंगलसूत्र का जिक्र किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर कांग्रेस केंद्र में सत्ता में आती है तो वो लोगों की संपत्ति लेकर मुसलमानों को बांट देगी। प्रधानमंत्री ने यह बात पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान का जिक्र करते हुए हवाला देते हुए किया है। दोस्तों कुल मिलाकर इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से अभी तक तो कोई संज्ञान भी नहीं लिया गया है। साथ साथ दोस्तों लोकसभा चुनाव से पहले देश भर के अंदर धन बल के इस्तेमाल पर चुनाव आयोग की पैनी नजर बताए जाने को लेकर प्रचार किए जा रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास से करोड़ों रुपए कैश बरामद किए गए दोस्तों, इसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गई। कर्नाटक में अवैध रूप से 2 करोड़ रुपए नकदी ले जाने के आरोप में भारतीय
जनता पार्टी के कार्यालय के सचिव लोकेश अंबे कल्लू और 2 अन्य के खिलाफ रविवार को प्राथमिकी दर्ज की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने यह जानकारी दी है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि मामला शनिवार को तब सामने आया जब चामराज जपेट के स्टैटिक सर्विलांस टीम ने शाम 4:30 बजे के आसपास 2 करोड़ की नकदी को जब्त किया था। आयकर विभाग के अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। निर्वाचन कार्यालय ने बताया है कि 2 करोड़ रुपए नकदी ले जाने के आरोप में बीजेपी प्रदेश कार्यालय के सचिव के साथ अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। दोस्तों, साथ अरविंद केजरीवाल को अपने नियमित डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सलाह लेने की अनुमति नहीं दी गई है। दोस्तों, दिल्ली के राजवन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए परामर्श वाली याचिका को खारिज कर दिया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की इंसुलिन की मांग को लेकर कोर्ट ने कहा कि एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में इसके लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाए जो इस पूरे मामले पर फैसला लेगा। साथ दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने एक पत्र लिखा है। केजरीवाल ने रोजाना इंसुलिन की मांग की है। तिहाड़ जेल के अधीक्षक को एक लेटर लिखा है। दोस्तों, यह मामला काफी ज्यादा चर्चा में आया था जब जानकारी ईडी की ओर से देते हुए बताया गया था कि जानबूझकर अरविंद केजरीवाल आम खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं और ऐसी चीजों का सेवन कर रहे हैं जिससे उनका शुगर लेवल बढ़ रहा है, डायबिटीज बढ़ जा रहा है। जिसके बाद उनकी पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया कि इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों, केजरीवाल ने अपने पत्र में कहा है कि मैंने 10 दिनों तक इंसुलिन का मुद्दा उठाया। जो भी डॉक्टर मुझे देखने आया, मैंने उन्हें बताया कि मेरा शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। मैंने उन्हें दिखाया कि हर दिन शुगर लेवल 3 बार 250-320 के बीच पहुंच जाता है। मैंने उन्हें यह भी दिखाया कि मेरा फास्टिंग शुगर लेवल हर दिन 160 से 200 के बीच रहता है। लगभग हर दिन मैंने इंसुलिन की मांग की है। आप ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं कि मैंने कभी इंसुलिन का मुद्दा नहीं उठाया? आप सूत्रों ने कहा कि एम्स के डॉक्टर के साथ अरविंद केजरीवाल के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कभी भी चिंता नहीं करने का उल्लेख नहीं किया गया है। साथ साथ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने क्या अपनी हार पहले चरण के चुनाव के बाद ही स्वीकार कर ली है? जानकारी देते बताया गया है कि लद्दाख के अंदर भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव नहीं लड़ेगी और कश्मीर की 3 सीटों पर भी बीजेपी अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लद्दाख के अंदर अपना सांसद होने के बावजूद यह फैसला ले रही है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी अपने सिटिंग एमपी को भी शायद मैदान में नहीं उतारेगी। जो जानकारी दी जा रही है उसके अनुसार सोनम वांगचुक के द्वारा लोगों को इकट्ठा करके जो प्रदर्शन किया गया है, इससे बीजेपी जबरदस्त तरीके से बैकफुट पर है। बीजेपी पूरी तरीके से अपनी स्थिति को इन क्षेत्रों के अंदर खो चुकी है दोस्तों, और इंडिया गठबंधन हो सकता है यहां से अपना इस बार उम्मीदवार जितवाकर सांसद बना दे। साथ साथ दोस्तों, प्रकाश राज पहुंचे तिरुवनंतपुरम। यहां पर जाकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो कर्नाटका छोड़कर आया है वो आप लोगों का भला क्या करेगा। दरअसल दोस्तों, तिरुवनंतपुरम से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार कर्नाटका के नेता राजीव चंद्रशेखर को मैदान में उतारा है। और सबसे बड़ा मुद्दा केरल की तिरुवनंतपुरम सीट पर यही बन चुका है कि वो बाहरी उम्मीदवार हैं जो इस बार शशि थरूर के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे हैं। साथ साथ दोस्तों, संत कबीर नगर प्रचार करने के लिए पहुंचे थे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री संजय निषाद। इनके साथ धक्का मुक्की हुई है। 2 पक्षों में झड़प के बीच मंत्री संजय निषाद को हल्की चोट भी आई है। हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। लेकिन सोशल मीडिया पर जो वीडियो शेयर किया जा रहा है इसमें देखा जा सकता है कि मंत्री लोगों को धमकी दे रहे हैं और लोगों को धक्का मुक्की कर रहे हैं। इसके बाद लोगों ने भी मंत्री जी के साथ धक्का मुक्की कर दी। मंत्री जी को भी चोट लग गया और जोरदार हाथापाई की जानकारी सामने आ रही है। जिला अस्पताल पहुंचकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की गई। प्रवीण निषाद को बीजेपी ने लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। प्रवीण निषाद पर कमेटी को लेकर 2 पक्षों में आपस में झड़प हो गई। शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहम्मदपुर कठार गांव की एक घटना है। शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे संजय निषाद। साथ साथ दोस्तों, मंत्री संजय निषाद का वीडियो सामने आया है जिसमें वो लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, घुसा मार रहे हैं। इस पर समाजवादी पार्टी के नेता बोले, कहा मंत्री संजय निषाद नाटकबाज की सच्चाई खुद हाथापाई कर रहा है। सुरक्षा का इतना लाव लश्कर चलने वाले को कैसे मारपीट कर सकते हैं? पर उन्होंने यह अफवाह फैलाई है। विधानसभा क्षेत्र खलीलाबाद के मोहम्मदपुर कठार गांव में हरिराम निषाद के यहां शादी समारोह में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पहुंचे थे। ग्रामीण उनसे वर्षों से टूटी सड़कों पर सवाल करने लगे। इसके बाद उनके बेटे सांसद ने वादा किया था, उसके बावजूद सड़क नहीं बनाई। इतना सुनते ही सांसद प्रवीण निषाद का पिता डॉक्टर संजय निषाद आग बबूला हो गया और भद्दी भद्दी गालियां देकर स्वयं हाथापाई करने पर उतर गया और ग्रामीणों से मारपीट करने लगा। जो वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है, 1 दर्जन सुरक्षा गार्ड और स्टाफ के साथ लोकल पुलिस के होते हुए मंत्री स्वयं मारपीट करने लगा। बाद में स्वयं को ही मारपीट का शिकार बताकर एफआईआर दर्ज करवाई गई और घटना को राजनीतिक रंग दिया गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी के खिलाफ धरने पर बैठकर समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की साजिश कर दिया, जो महज एक राजनीतिक स्टंट है। इन्होंने स्वयं इस घटना को घटित किया है और अब निर्दोष ग्रामीणों पर मंत्री का धौंस जमाकर उत्पीड़न करना चाहते हैं। पुलिस ने निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया है, जो अति निंदनीय है। साथ साथ दोस्तों, कोलकाता हाईकोर्ट ने सोमवार को 2016 में हुए शिक्षक भर्ती को रद्द कर दिया है। इसके अलावा अवैध नियुक्ति पर काम कर रहे शिक्षकों को 7 से 8 साल के दौरान मिली सैलरी को वापस लेने के निर्देश दिए गए हैं। जस्टिस दिवांशु बसाक और जस्टिस सबार रशीद की बेंच ने यह फैसला लिया है। कैंसर पीड़ित सोमा दास की नौकरी सुरक्षित रहेगी। WBSSC नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करे, इस तरीके की जानकारी दी गई है। दोस्तों, हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे गैर कानूनी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के लिए कहा है। कुल मिलाकर 24,000 लोगों की नौकरी चली गई है। मामला काफी गंभीर हो चुका है। दोस्तों, चुनाव के बीच में इस तरीके की जानकारी सामने आने के बाद नुकसान भारतीय जनता पार्टी को ही होने वाला है। साथ साथ हरियाणा कांग्रेस ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के हिसार से प्रत्याशी रंजीत चौटाला कह रहे हैं कि चल बाहर चुप बैठ, वोट देना है तो दो, नहीं तो जाओ। ये भाषा है बीजेपी के हिसार प्रत्याशी रंजीत चौटाला की। ये खुद नहीं बोल रहे हैं, ये
बीजेपी का घमंड बोल रहा है। ये अहंकार 25 मई को हर बूथ पर टूटेगा। हरियाणा कांग्रेस की ओर से वीडियो शेयर करते हुए भाजपा को करारा जवाब दिया गया है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में शराब नीति केस में 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी 2 याचिकाओं पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की कोर्ट में केजरीवाल की जमानत के लिए याचिका पर सुनवाई की गई। याचिका को वी द पीपल ऑफ इंडिया के नाम से एक लॉ स्टूडेंट ने लगाई थी। केजरीवाल की ओर से एडवोकेट राहुल मेहरा ने कहा कि सभी मामलों में असाधारण जमानत दे ऐसी अपील कैसे की जा सकती है। यह पूरी तरीके से पब्लिसिटी के लिए दायर की गई याचिका है। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी से पूरी सरकार रुक गई है। यह सरकार के मुखिया है। कोर्ट ने कहा कि राहुल मेहरा सीएम की ओर से पेश हुए हैं। उनका कहना है कि वे अपना काम कर रहे हैं, उन्हें आपसे मदद नहीं चाहिए। इसलिए कोर्ट ने 75,000 का जुर्माना लगाते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। यानी दोस्तों अरविंद केजरीवाल को जमानत दिलवाने के लिए तीसरा पक्ष आकर याचिका दाखिल कर रहा था। कोर्ट की ओर से 75,000 का जुर्माना लगा दिया गया है। साथ साथ समाजवादी पार्टी ने कन्नौज की सीट को लेकर आखिरकार सस्पेंस को दूर कर दिया है। दोस्तों जानकारी दी जा रही थी कि अखिलेश यादव यहां से मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन अब जो बड़ी अपडेट है उसके अनुसार अखिलेश यादव खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन यादव परिवार का ही कोई मैदान में उतरेगा। और जो जानकारी दी गई है पार्टी की ओर से लिस्ट जारी की गई है, इसमें तेज प्रताप यादव को मैदान में उतारा गया है। तेज प्रताप यादव अखिलेश यादव के परिवार से आते हैं और लालू यादव के दामाद हैं। तेज प्रताप यादव के पिता रणवीर सिंह यादव अखिलेश यादव के चचेरे भाई थे। उनका 36 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। वो राजनीति में सक्रिय थे और ब्लॉक प्रमुख थे। इसके बाद उनकी पत्नी मृदुला यादव भी सैफई की ब्लॉक प्रमुख रही है। तेज प्रताप की पत्नी राजलक्ष्मी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव की बेटी है। साथ साथ दोस्तों राजस्थान को लेकर दावा किया जा रहा है कि धीरे धीरे राजस्थान के अंदर स्थिति लगातार पलटती जा रही है। दोस्तों राजस्थान में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने एग्रेसिव कैंपेन चला रखा है और जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज में गिरावट भारतीय जनता पार्टी की सीटों पर देखने को मिल रहा है, दोस्तों उम्मीद की जा रही है कि इस बार कांग्रेस पार्टी कई सीटों पर बड़े बदलाव लेकर आ सकती है। पार्टी ने कई बड़े बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल किया है, वोटों को एकजुट किया है, स्थानीय पार्टियों के साथ अलायंस किया है। इसके बाद कम से कम 8 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की दावेदारी मजबूत हो गई है। बाकी 17 सीटों पर भाजपा आगे बताई जा रही है। सट्टा बाजार के हिसाब से भी दावे करते हुए ये जानकारी दी गई है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। इसी के साथ में मोदी के बयान पर रवीश कुमार बोले, कहा 10 साल के बाद भी वे एक भाषण बिना मुसलमान, मुस्लिम लीग और मछली का नहीं दे सकते हैं। साथ साथ दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अलीगढ़ के अंदर एक जनसभा करते हुए कहा कि अलीगढ़ में कि ये सत्ता में आए यानी इंडिया गठबंधन के लोग सत्ता में आए तो लोगों के घर गाड़ियां सोना कब्जे में लेकर बांट देंगे। साथ साथ चुनाव आयोग ने अरुणाचल प्रदेश में 8 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दे दिया है। 24 अप्रैल को होगी वोटिंग। दरअसल दोस्तों भारत के निर्वाचन आयोग ने अरुणाचल प्रदेश में 8 मतदान केंद्रों में पुनः मतदान कराने का आदेश जारी कर दिया है। 19 अप्रैल को एक साथ कराए लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान गड़बड़ी और हिंसा की जानकारी सामने आई थी। दोस्तों इसके बाद उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विज्ञप्ति जारी करते हुए आयोग ने रविवार को एक आदेश में 8 मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान कराने की जानकारी दी है। साथ साथ दोस्तों पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार चुनाव कैंपेन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में पार्टी के नेताओं को एकजुट किया जा रहा है। इसी तरीके से हरियाणा और राजस्थान के अंदर भी कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव मजबूती से लड़ रही है। जहां पर हरियाणा में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने मोर्चा संभाल रखा है तो राजस्थान के अंदर सचिन पायलट चुनावी प्रचार में उतरे हुए हैं और पंजाब के अंदर भी कांग्रेस पार्टी के कई नेता मैदान में उतरकर लगातार प्रचार कर रहे हैं। दोस्तों युवा नेतृत्व को कांग्रेस पार्टी ने इन राज्यों के अंदर मौका दिया हुआ है। साथ साथ वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार राहुल गायकवाड़ ने वीडियो जारी करते हुए सोलापुर लोकसभा सीट से अपनी उम्मीदवारी वापस लेने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि मेरे चुनाव लड़ने से इंडिया गठबंधन को नुकसान होता, भाजपा को फायदा पहुंचता और इसीलिए यह निर्णय लिया गया है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए नामांकन वापस लेना पड़ा तो मैंने लिया है। साथ साथ दोस्तों गिरिराज सिंह बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन फिर से उनका जबरदस्त विरोध हुआ है। बछवाड़ा प्रखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और ग्रामीण लोगों ने कहा कि गिरिराज सिंह यहां आते हैं और हिंदुत्व के नाम पर वोट लेकर चले जाते हैं, लेकिन पिछले 5 साल में जो सड़कों की हालत है, जो खस्ता हालत है, उसको सुधारने के लिए इन्होंने एक काम नहीं किया है। आते हैं और हजारों वोट लेकर चले जाते हैं। गिरिराज सिंह हालांकि विरोध देखते हुए, काले झंडे देखते हुए अपने गाड़ी का रास्ता मोड़ देते हैं। दोस्तों सांसद ममता बनर्जी ने रविवार को सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ पर बांग्लादेश की सीमाओं से लगे गांव में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करने और भगवा पार्टी को वोट देने के लिए ग्रामीणों पर गंभीर दबाव बनाने का आरोप लगाया है और कहा है कि अगर बीजेपी को वोट नहीं दिया जाएगा तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस तरीके की धमकी दी जा रही है। उन्होंने दावा किया है कि बीएसएफ के जवानों ने बालूरघाट के एक अल्पसंख्यक गांव में घुसकर सभी से बीजेपी को वोट देने के लिए कहा है। जब ग्रामीणों ने मना किया तो फायरिंग कर दी, जिसमें एक घायल भी हो गया। यह पश्चिम बंगाल पड़ोसी देश बांग्लादेश के लगभग 2217 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। ममता बनर्जी ने बालूरघाट के टाउन क्लब ग्राउंड में एक चुनावी सभा को संबोधित किया है। दोस्तों साथ साथ ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पूरे मामले पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए कि क्या वाकई में बीएसएफ के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील कर रहे हैं और दबाव बना रहे हैं। अगर ऐसा है तो जांच की जानी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए और अगर नहीं है तो ममता बनर्जी को भी सबूत देना चाहिए। साथ साथ तेज प्रताप यादव को टिकट दिए जाने के बाद स्पष्ट हो गया है कि अब अखिलेश यादव कहीं से उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे। दोस्तों आप लोग अपनी राय जो लिखकर बताएगा। साथ साथ राजनाथ सिंह बोले, कहा एक बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी का झंडा फहरा दीजिए, फिर हम देखेंगे कि किसने मां का दूध पिया है, जो संदेश खाली जैसी घटनाओं को दोहराने की जरूरत करेगा। हालांकि दोस्तों इस मामले को लेकर लोगों ने राजनाथ सिंह से कहा कि मणिपुर को लेकर तो आप ऐसी बातें नहीं
करते, लेकिन संदेश खली को लेकर आपकी ये टिप्पणी है। कुल मिलाकर दोस्तों कड़ी निंदा करने वाले राजनाथ सिंह को मणिपुर के बारे में भी बताना चाहिए कि मणिपुर के अंदर ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है, महिलाओं के सम्मान को क्यों ठेस पहुंचाया जा रहा है। साथ साथ मोदी पहले प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने अल्पसंख्यकों को घुसपैठी बोला। कपिल सिब्बल की ओर से ये टिप्पणी की गई है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखा जाएगा। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा, जिस पर किसानों पर थार चढ़ाने का आरोप है, हत्या का आरोप है और जेल में बंद किया गया था, उसके बाद जमानत दे दी गई। दोस्तों जमानत के सामने कुछ शर्तें रखी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी फंक्शन में शामिल नहीं हो पाएंगे और कई और कंडीशन लगाए गए थे, लेकिन अब जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार आशीष मिश्रा टेनी उत्तर प्रदेश के अंदर फंक्शन अटेंड कर रहा है जो बेल के कंडीशन का वायलेशन है, यानी दोस्तों पूरी तरीके से उल्लंघन किया जा रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान लेगा और बेल को खारिज करेगा? आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा कि मामला काफी गंभीर है। दोस्तों इसी के साथ में प्रियंका गांधी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि लड़कियों की जासूसी करना अमित शाह की पुरानी आदत है, आज मेरी जासूसी कर रहे हैं। उन्होंने ये गंभीर आरोप लगाया। दोस्तों इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह को जवाब देना है। आपको बता दें कि यह मामला काफी गंभीर है। जासूसी का आरोप प्रियंका गांधी ने लगाया है। साथ साथ देश इस समय लोकसभा चुनाव के रंग में रंगा हुआ है। राजनीतिक दल जीत के लिए अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। शासित चुनावी जंग में प्रत्याशी एक दूसरे पर सियासी हमलों के दौरान मर्यादाओं को तोड़ते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ अच्छी तस्वीरें भी सामने आ रही है। राजस्थान के जालोर लोकसभा सीट पर एक ऐसा नजारा देखने को मिला जो अच्छी खबर है। दरअसल दोस्तों कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी वैभव गहलोत का सामना प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लुबाराम चौधरी से हो गया। दोनों ने एक दूसरे से हाथ पकड़ कर अभिवादन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में अशोक गहलोत के बेटे ने उनके पैर छूकर भी आशीर्वाद लिए। दोस्तों इससे पहले अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की पत्नी ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिए थे। चुनावी मैदान में दोनों नेता एक दूसरे के आमने सामने हैं, लेकिन एक राजनीतिक शिष्टाचार भी देखने को मिल रही है। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता सुकांत मजूमदार को लेकर एक वीडियो शेयर करते हुए तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जानबूझकर खुलेआम वायलेंस यानी हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सेंट्रल एजेंसी यानी केंद्रीय सुरक्षा बलों से फोर्स का इस्तेमाल करने के लिए कह रहे हैं, यानी विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस तरीके से बर्बरता फैलाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों ब्रूचैलिटी के लिए कहा जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि इस पूरे मामले पर संज्ञान लेना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और कड़ी कार्रवाई करनी है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों इसी के साथ में बाहरी उम्मीदवार नहीं चलेगा। उदित राज के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया है। सोमवार को एक झलक देखने को मिली जब कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था। बाहर कार्यकर्ता एकजुट होकर नारेबाजी लगा रहे थे, उदित राज की उम्मीदवारी का विरोध कर रहे थे। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकत्र होकर नारेबाजी कर रहे थे। दोस्तों बाहरी उम्मीदवार बता रहे थे। आपको बता दें कि उदित राज इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर दिल्ली से चुनाव जीत चुके हैं। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। कांग्रेस पार्टी ने अब उनको टिकट देकर मैदान में उतारा है, तो उनकी नाराजगी भी स्पष्ट तौर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं की देखी जा सकती है। साथ साथ हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपने बड़े दिग्गज नेता को हाशिए पर डाल दिया है। विश्लेषकों की माने तो अनिल विज की नाराजगी का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव के साथ 5 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में भी हो सकता है। कार्यकर्ताओं में इससे गलत संदेश दिया गया है। जब इतने दिग्गज नेता के साथ ये हो सकता है तो आम कार्यकर्ता के साथ क्या क्या नहीं हो सकता। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अंदर जो उम्मीदवार उतारे हैं उनमें से ज्यादातर कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता है, जिन्हें टिकट देकर चुनाव बीजेपी लड़वा रही है। सवाल सबसे बड़ा हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में यह है कि बाहर के लोगों को बीजेपी चुनाव लड़ा रही है और पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी के प्योर नेता माने जाते थे अनिल विज, उनको भी बीजेपी ने साइडलाइन कर दिया है। कभी गृह मंत्री हुआ करते थे हरियाणा के, आज उनके पास कोई पद नहीं है। उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा थी, वो भी नहीं किया गया। साथ साथ दोस्तों हाईकोर्ट के अंदर जो याचिका दाखिल की गई थी अरविंद केजरीवाल को लेकर, उनकी जमानत को लेकर, केजरीवाल ने उस जमानत की याचिका का विरोध किया है। अरविंद केजरीवाल को लग रहा होगा कि साजिश के तहत ये याचिका दाखिल करवाई गई है। साथ साथ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के गठबंधन से अलग होकर अपना दल कमेरावादी अब लगातार बैकफुट पर नजर आ रही है। दरअसल दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने पीडीएम गठबंधन बनाया था। एआईएमआईएम ने चुनाव लड़ने के लिए अपना सिंबल नहीं दिया है। अब लिफाफा सिंबल पर कोर्ट से मना कर दिया गया है। ऐसे में अब मुश्किलों का सामना कर रहा है पीडीएम यानी पिछड़ा दलित मुस्लिम संगठन। दरअसल दोस्तों जानकारी के मुताबिक अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी से अलग होकर पीडीएम बनाया था। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की जानकारी दी थी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अपना सिंबल देने से मना कर दिया है। पीडीएम से उतारा हुआ प्रत्याशी ओवैसी की पतंग के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेगा। इसके लिए दूसरा सिंबल तैयार किया जा रहा है। अपना दल कमेरावादी के चुनाव चिन्ह को निर्वाचन आयोग ने वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा न देने के कारण आयोग ने लिफाफा सिंबल आवंटित नहीं किया है, इसलिए उनको नया सिंबल ढूंढना पड़ रहा है। नए सिंबल पर उम्मीदवार उतारने पड़ेंगे और लोगों को बताना पड़ेगा कि ये पीडीएम संगठन का अपना इलेक्शन का सिंबल है, जो काफी डिफिकल्ट होने वाला है। दोस्तों आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जो बताएगा। मामला काफी बड़ा है क्योंकि उन्होंने अलग से अपनी संगठन बनाने की बात कही थी, लेकिन संगठन बनाने के बाद भी कुछ फायदा तो मिला नहीं है। साथ साथ पूर्व सांसद जया प्रदा एमपी एमएलए कोर्ट में हुई है पेश। आचार संहिता उल्लंघन के 2 मुकदमे के मामले में उनको पेशी हुई है। धारा 313 के तहत जया प्रदा के बयान को भी दर्ज कराया गया है। आपको बता दें कि जया प्रदा ने कई बार गैर जमानती वारंट के खिलाफ कोर्ट में जाने से मना कर दिया था, यानी बार बार उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे और बार बार इग्नोर कर रही थी। हालांकि बाद में कोर्ट ने गिरफ्तार करने के लिए कह दिया और जब प्रशासन पर दबाव बनाए तो वो अचानक से प्रकट हो गई और इसके बाद उन्हें कोर्ट में बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है।
धारा 313 के तहत जया प्रदा के बयान को दर्ज कराया गया। सासा सुल्तानपुर में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले की 2 मई को सुनवाई होने वाली है। देखते हैं सुनवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है दोस्तों। इसी के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 तारीख को जो बयान दिया था उस पर जबरदस्त बवाल हुआ था दोस्तों। इसके बाद 21 तारीख को जो बयान दिया गया है उसको लेकर भी अब यूपी कांग्रेस ने वीडियो शेयर किया है। दोनों भाषणों को शेयर करते हुए कहा है कि मौका परस्ती की सारी हदें पार, हार के डर से देश के तानाशाह पूरी तरीके से बौखला गए हैं। चंदा मामा अपनी मुस्लिम बाहुल्य जनसभाओं में मुसलमान भाइयों को अपना भाई बता रहे हैं, वहीं एक दिन बाद ही मुसलमानों को मंच से घुसपैठी बता रहे हैं। देखिए मोटा भाई, डिसाइड कर लीजिए भाई है या घुसपैठिया है। ये एचएम करके कब तक देशवासियों को बेवकूफ बनाएंगे। अब आप और आपकी निकम्मी सरकार जाने वाली है। कुल मिलाकर दोस्तों नरेंद्र मोदी के 2 तरीके के रूप देखने को मिल रहे हैं, जिस पर विपक्ष भी लगातार सवाल खड़ा कर रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, मामला काफी बड़ा है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।